व्याकरण में वाक्य रचना पढ़ेंगे। कल हमने अविकाय कंप्लीट किया, इसके क्वेश्चंस मैंने दिए थे, आपने लिखे होंगे। आज हम वाक्य रचना पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, है ना। व्याकरण में हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, जिसे वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, ये सभी वर्ण होते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये एक साधारण प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। इतना हमें ध्यान रखना है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को, व्यवस्थित क्रम को वाक्य है। वर्ण का भी सार्थक यानी सही रूप से जमा होना जरूरी है, शब्दों का भी सही रूप से व्यवस्थित क्रम से और उसका अर्थ सही होना जरूरी है, तभी वह वाक्य बन पाएगा। अगर शब्द सार्थक, वर्ण सार्थक नहीं होंगे, सही रूप से मिले हुए नहीं होंगे, तो शब्द सही नहीं बनेगा, और शब्द यदि सही नहीं होगा तो वाक्य भी सही नहीं बनेगा। तो वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस जो होता है ना, वो वाक्य किससे बनता है? हम एक कोई भी वाक्य हम जैसे ले कि खिलौने से खेल रहा था। अब इसमें वर्ण से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बना। अब ये वाक्य है, हम इसे समझ पा रहे हैं क्योंकि यह सार्थक शब्दों का समूह है। इसमें सभी शब्द जो है वो सार्थक है और व्यवस्थित है ना। अगर ये व्यवस्थित नहीं होते, सार्थक नहीं होते, तो शायद हम वाक्य के अर्थ को भी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते, है ना। वाक्य के अर्थ को हम क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि यह सार्थक शब्दों का समूह है और व्यवस्थित क्रम से है। अव्यवस्थित होता, यदि से आगे होता, है होता, रहा, खिलौने, राम, है ना, खेल, अगर ये लिखते तो हम से, है, रहा, खिलौने, राम, खेल, ये भी शब्दों का समूह है। शब्द समूह तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ व्यवस्थित क्रम नहीं है और शब्दों का अर्थ उल्टा सीधा होने की वजह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो यह वाक्य नहीं हुआ। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक, शब्दों का समूह और व्यवस्थित क्रम से बना हुआ, है ना। तो शब्दों का व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य की परिभाषा क्या हुई? शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। और वाक्य किससे बनता है? शब्दों से बनता है। शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से, है ना। ये तो हमें क्लियर है कि वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य बनता है। शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो ये हुई वाक्य की डेफिनेशन। अब वाक्य रचना क्या होती है? वाक्य रचना यानी वाक्य का बनना किस पर निर्भर करता है, किस पर आधारित होता है, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के कैसे, कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वाक्य ये सबसे अधिक अनिवार्य क्या होता है, कंपलसरी क्या होता है? कर्ता और क्रिया। कर्ता यानी कार्य जो कर रहा है ना, करने वाला कर्ता, और क्रिया जो कार्य हो रहा है, ये दोनों ही वाक्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्यों की रचना के लिए दोनों का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा भी वाक्य में और अनेक बहुत, कर्ता और क्रिया के अलावा भी वाक्य में बहुत सारी चीजें होती है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। या हम अगर सरल भाषा में कहें तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।
वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भाग या अंग जो भी आप लिखें दोनों ही सही है ना। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कर्ता। कर्ता यानी कि जिसके विषय में कोई बात की जाए। उद्देश्य यानी जिसके विषय में कोई बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य जिसके विषय में कोई बात की जाए। ये होता है उद्देश्य यानी कर्ता। सरल भाषा में समझे तो कर्ता, जिसके विषय में बात की जाती है वह कर्ता भी हो सकता है, कर्ता ही होता है। उद्देश्य जिसके विषय में कोई बात की जाए, और विधेय होता है जिसमें उद्देश्य के विषय में कोई बात की जाए, है ना। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य जिसके विषय में कोई बात की जाए, विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। तो ये वाक्य के दो अंग होते हैं, दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उदाहरण यदि हम लें, जैसे इसमें लिखा है, इसी का उदाहरण हम लेते हैं, रोमा कार चलाती है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? रोमा। किसके विषय में बात की जाए? जिसके विषय में कोई बात की जाए। तो यहाँ किसके विषय में बात हो रही है? रोमा। तो रोमा क्या है? उद्देश्य। और कार चलाने में क्या है? विधेय है। क्योंकि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। तो उद्देश्य के विषय में क्या कहा गया है? रोमा उद्देश्य है, उसके विषय में कहा गया है कार चलाती है। तो यह क्या हुआ? विधेय। तो ये एक उदाहरण है वाक्य का, जिसके आधार पर हम वाक्य के दोनों अंगों को देख सकते हैं। रोमा उद्देश्य, कार चलाती है विधेय। ये तो एक साधारण सा उदाहरण हुआ कि दोनों अंगों को, वाक्य के दोनों भागों को किस तरह से वाक्य में देख सकते हैं। तो जो जिसके उद्देश्य यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, इसके विषय में कोई बात की जाए, वो उद्देश्य है। और विधेय के विषय में, सॉरी, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। तो ये विधेय। तो इस तरह से वाक्य के दो भाग हो गए, ये उद्देश्य और ये विधेय। इसके बाद उदाहरण इसमें दिए हैं, है ना। मैंने एक उदाहरण से दोनों बता दिए हैं, आप बुक में अलग अलग उदाहरण दिए हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे विधेय में उदाहरण दिया है, सोनल नाच रही है, सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, माँ छोले भटूरे बना रही है। तो सोनल तो उद्देश्य हुआ और विधेय नाच रही है। सैनिक उद्देश्य है, आगे बढ़ रहे हैं, विधेय। माँ उद्देश्य है, आज छोले भटूरे बना रही है, ये विधेय है। तो उद्देश्य के बारे में तो हम देखते हैं, हम इस वाक्य को हमने देखा तो हमने क्या समझा कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ जानकारी दी जाती है वह विधेय होता है ना, उसी को विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय होगा। अब इसके बाद आता है वाक्य विस्तार, है ना। ये तो वाक्य के भाग और उसके वाक्य के उदाहरण के द्वारा हमने दोनों भागों को स्पष्ट किया। वाक्य का विस्तार, यदि कई वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें कि कर्ता के साथ या उद्देश्य के साथ बहुत सारे विशेषण जुड़े होते हैं, या क्रिया के साथ कुछ बहुत सारी बातें जुड़ी होती है, तो वो वाक्य का विस्तार अगर हो तो उसमें हम उद्देश्य और विधेय को कैसे विस्तारित रूप में देखेंगे। ये इसके बाद है वाक्य का विस्तार। इसके बाद वाक्य का विस्तार, वाक्य विस्तार। विस्तार यानी एक्सटेंशन, है ना। विस्तार यानी एक्सटेंशन। यदि उद्देश्य बढ़ जाता है, उद्देश्य के साथ विशेषण आदि जुड़ जाते हैं, तो वाक्य का विस्तार हो गया, बड़ा हो गया वाक्य।
तो हम उद्देश्य और विधेय को कैसे अलग करेंगे? तो ये वाक्य विस्तार यानी एक्सटेंशन। वाक्य में उद्देश्य और विधेय के विस्तार रूप में भी अनेक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण इसमें दिया है, वीर सैनिक क्रूर शत्रु को दूर तक खदेड़ता चला गया। वीर सैनिक, एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं वाक्य को। क्रूर शत्रु को दूर तक खदेड़ता चला गया। अब यहाँ देखिए वाक्य का विस्तार कैसे हुआ। वाक्य का विस्तार, अब यहाँ सैनिक उद्देश्य है ना, यहाँ क्या है, सैनिक उद्देश्य है, और वीर क्या है, उद्देश्य का विस्तार है, विशेषण है। विशेषण के रूप में उद्देश्य का विस्तार है। सैनिक तो उद्देश्य हुआ, और वीर उद्देश्य का विस्तार विशेषण के रूप में। वीर क्या विशेषण है, सैनिक का भी लगा विशेषण है, तो विशेषण के रूप में उद्देश्य का विस्तार। इसी तरह शत्रु को खदेड़ना, शत्रु को खदेड़ना ये क्या है, विधेय है ना। और क्रूर क्या है, दूर तक का, ये यहाँ विधेय है। तो क्रूर क्या है, विधेय का विस्तार। क्रूर शत्रु को दूर तक खदेड़ता चला गया, तो ये विधेय का विस्तार, और ये उद्देश्य का विस्तार। वीर उद्देश्य का विस्तार और क्रूर विधेय का विस्तार। तो इस तरह से वाक्य का विस्तार हो गया। जैसे इसमें दिया है, सैनिक उद्देश्य है पर वीर उद्देश्य का विस्तार विशेषण है। इस प्रकार शत्रु को खदेड़ना विधेय है, जबकि क्रूर और दूर तक ना, दूर तक भी इसका विस्तार है, विधेय का विस्तार, और क्रूर शत्रु का और खदेड़ना का दूर तक, ये दोनों विधेय के विस्तार है। उद्देश्य विस्तार, जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, भी उद्देश्य के विस्तार। कोई भी उद्देश्य है, यदि उसकी विशेषता बताने के लिए किसी विशेषण का प्रयोग उसके आगे किया गया है, तो वह उसका विस्तार होगा, उद्देश्य का विस्तार होगा। जैसे यहाँ पर उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार एक उदाहरण द्वारा दिया गया है कि नीली कमीज वाला लड़का, लड़का तो उद्देश्य है लेकिन नीली कमीज वाला, तो वहां पर नीली कमीज वाला उद्देश्य का विस्तार होगा। फुटबॉल खेल रहा है, विधेय होगा, तो यह तो उद्देश्य का विस्तार। इसी तरह विधेय का विस्तार, कृष्ण माखन चुराते हैं, ये तो विधेय है। कृष्ण चुपके से माखन चुराते हैं, तो माखन का विस्तार, माखन चुराते हैं विधेय है, और उसका विस्तार है चुपके से, तो वहां पर चुपके से माखन चुराते हैं विधेय का विस्तार होगा, है ना। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से उदाहरण को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उद्देश्य का विस्तार किया गया है, किस तरह से विधेय का विस्तार किया गया है ना। आसानी से समझ में आएगा आपको। विशेषण लगाया गया है उद्देश्य के आगे, तो विशेषण लगाने से वो उद्देश्य का विस्तार हो गया, या कोई ऐसी जैसे उद्देश्य का विस्तार जिसमें लंबा लड़का, 10 नंबर जर्सी वाला लड़का, लड़का तो उद्देश्य है लेकिन उसके आगे उसका विशेषण जोड़ दिया तो उसका विस्तार हो गया। इसी तरह विधेय के आगे कोई विशेषण रूपी शब्द जुड़ गया तो वह विधेय का विस्तार हो गया। उद्देश्य के विस्तार में ज्यादातर विशेषण शब्दों का ही प्रयोग होता है। अब ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जब कभी किसी वाक्य का विस्तार होगा तो वाक्य के विस्तार में उद्देश्य और विधेय का विस्तार होता है। तो उद्देश्य और विधेय का विस्तार किन शब्दों के द्वारा होता है, विशेषण शब्दों के द्वारा, है ना। ज्यादातर विशेषण शब्द ही जुड़ते हैं उसमें। तो कभी कभी ऐसा बड़ा वाक्य आ जाए उसमें से आपको उद्देश्य और विधेय को अलग करना है, तो वहां आपको विस्तार को ध्यान में रखना है कि यहाँ विशेषण जुड़ा है उद्देश्य के साथ, तो वह उद्देश्य में ही जाएगा। चतुर बालक है तो केवल बालक उद्देश्य नहीं होगा, चतुर बालक पूरा उद्देश्य होगा। और विधेय का विस्तार है विशेषण के द्वारा, तो वो विशेषण विधेय में जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। तो ये वाक्य विस्तार में ये दोनों चीजें, उद्देश्य और विधेय का विस्तार विशेषण के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है पदक्रम। पद
पद और पदक्रम ये आपके आगे की कक्षाओं में बहुत काम आएंगे, पदक्रम और पद। पदक्रम और पद ये दोनों ही आपके आगे की बड़ी कक्षाओं में बहुत काम आते हैं, 9-10 तक आपके काम आएंगे। पदक्रम क्या होता है कि वाक्य रचना में पदक्रम का बहुत महत्व है। यदि व्यवस्थित क्रम का हम ध्यान न रखें तो वाक्य अशुद्ध और अर्थहीन हो जाता है। वही क्रम, पदक्रम यानी शब्दों का क्रम, है ना। पद क्या होते हैं, वाक्य में जब शब्द जुड़ जाता है, वाक्य में आकर वह शब्द पद बन जाता है। जैसे कोई भी एक वाक्य हमने लिया, कमल कीचड़ में खिलता है, ये वाक्य हमने लिया, तो यहाँ पर कमल कीचड़ ये सब शब्द हैं, लेकिन ये शब्द जब वाक्य के अंदर आ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, पद बन जाता है। यहाँ कीचड़ क्या है, पद है, कमल क्या है, पद है, खिलता है क्या है, पद है, ये पद बन गए। तो पद क्रम यानी कि शब्दों का सही क्रम, यदि क्रम सही नहीं होगा, पदों का क्रम सही नहीं होगा तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है ना। ये तो हम जानते हैं, पदक्रम यानी शब्दों का क्रम, वाक्य में शब्द सही रूप से व्यवस्थित रूप से जमाए गए, वो होता है पदक्रम। पद क्या होते हैं, पद ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये पद होते हैं जो, और उन्हें व्याकरणिक रूप से पद कहा जाता है। किस तरह से व्याकरणिक रूप से पद को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक उदाहरण हम ले लें, उसी में से ले लें। जैसे वीर बालक ऊंचाई पर चढ़ रहा है, ऐसे ही मैंने एक वाक्य लिखा है। अब इसमें पद हमें देखना है, पद में क्या देखना होता है, पद वाक्य में जाकर व्याकरणिक रूप से हम देखें तो हम पद जो भी शब्द हैं वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, कर्ता है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है, वो शब्द क्या है वो हमें बताना है ना। यहाँ पर जैसे पूछा जाए कि ये पद परिचय लिखिए, इस वाक्य का पद परिचय लिखिए, तो इस वाक्य में पद कौन है, ये सारे शब्द हैं। अब शब्दों को हमें पहचानना है कि ये इसमें संज्ञा कौन सा शब्द है, इसमें विशेषण कौन सा शब्द है, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है, या इसमें कोई क्या कहते हैं, जैसे कोई कर्ता क्या है, इसमें काल का कोई उदाहरण इसमें दिया गया है, तो वो सभी पद परिचय के अंतर्गत आए, है ना। तो व्याकरणिक रूप से इन पदों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कर्ता, कारक, इनके आधार पर हमें अलग अलग इनके नाम लिखना है, छांट कर हमें लिखना है, वो उसका पद परिचय है। जैसे वीर है तो वीर क्या है, गुणवाचक विशेषण, है ना, वीर विशेषण है। विशेषण में भी अभी तो जैसे आप इतना ध्यान रखने की ये विशेषण है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो ये कौन सा विशेषण है ये भी लिखना होगा आपको पद परिचय, कि यह गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ हम अभी विशेषण से समझ लें कि अगर पद परिचय देना है, इसका पदों के बारे में बताना है कि कौन कौन से पद है इसके अंदर, उन पदों का परिचय हमें देना है। तो ये वीर पद, वीर क्या है, विशेषण है, बालक क्या है, संज्ञा है, ये जरूर लिखना है वहां पर आपको, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ समझने के लिए। बाकी आप वीर है क्या, गुणवाचक विशेषण, बालक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो जो भी है आपको वहां पर लिखते जाना। ऊंचाई, ऊंचाई विशेषण है, कौन सा विशेषण है ये लिखना है। चढ़ रहा ये क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक ये लिखना है। कर्ता क्या है, बालक कर्ता भी है। तो ये सभी आपको पदों के परिचय में यहाँ पर लिखना होगा। तो पद ये होते हैं जो वाक्य में जुड़कर शब्द पद बन जाता है। जब वाक्य में उसका स्थान आ जाता है, वाक्य में पद जब जुड़ जाता है, शब्द जब जुड़ जाता है तो वो पद बन जाता है। और वह पद कौन सा है, व्याकरणिक दृष्टि से हमें ये देखना है कि वह पद
कौन सा है इस वाक्य में, संज्ञा है, सर्वनाम है ना, या विशेषण है, कारक है, कर्ता है, वो सभी उसका परिचय के अंतर्गत आता है, वो हमें यहाँ लिखना होगा। तो ये होता है पद, जो आगे आपको काम आएगा। अब पद क्रम के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के बाद होता है, कर्म का स्थान कर्ता और क्रिया के मध्य होता है, दो कर्म होने पर गौण को मुख्य कर्म से पहले रखते हैं, क्रिया विशेषण का प्रयोग संबंधित क्रिया से पहले आता है, परसर्ग का प्रयोग, परसर्ग यानी कारक, कारक का विभक्ति चिन्ह है ना, कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है उसे परसर्ग भी कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो ने को, ये सब परसर्ग हुए, विभक्ति चिन्ह हुए। का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के बाद किया जाता है। समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग दो वाक्यों और शब्दों के बीच किया जाता है। संबोधन एवं विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। तो ये पद और पदक्रम, जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आगे क्लास में जाएंगे तो ये तो ध्यान में रहे आपको कि पद क्या होते हैं, नहीं तो टीचर पढ़ाएंगे कि पद तो हमने पढ़ा ही नहीं, 7th में मैम ने पढ़ाया ही नहीं हमें पद, है ना। तो 8th में 9th में जाओगे तो पद परिचय आपका आता है, एग्जाम में भी आता है। पद का ध्यान रखना है कि वाक्य में जुड़कर शब्द पद बन जाता है और उसका परिचय क्या होगा, पद कौन सा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, ये उसका परिचय होगा। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों को दो आधारों में बांटा गया है। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है। रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। इसी तरह अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। 3 प्रकार के, 8 प्रकार। अभी मैं केवल इनके वाक्य के भेदों में रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य आपको बता रही हूँ, है ना, कितने होते हैं। फिर कल हम इनका डिटेल पढ़ेंगे। आज इतना सारा पढ़ लोगे ना तो फिर सब भूल जाओगे, इसलिए इनका डिटेल हम कल पढ़ेंगे। आज प्रकारों के नाम केवल देखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक, छठा इच्छावाचक, सातवां संदेहवाचक और 8वां संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के होते हैं। तो आज हमने इतना सारा पढ़ लिया है कि वाक्य की रचना, वाक्य के भाग, उद्देश्य और विधेय,
उन दोनों का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार, वाक्य विस्तार, विधेय का विस्तार, पद, पदक्रम और वाक्य के भेद। ठीक है, इनके नाम इतना आपको ध्यान रखना है। कल हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सरल, संयुक्त, मिश्र और इन सभी के बारे में। ठीक है, कैसे सरल से संयुक्त वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्य परिवर्तन क्या होते हैं, है ना, आगे दिया है बुक में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। समझ में आया या सर के ऊपर गया?